हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू देख रहे हैं हम फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। और आज हम देखने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फिलोसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एम्बॉडिड क्वाइट अर्ली इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was moved in the first session of Constituent Assembly on 13th December 1946 by। कह रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो फर्स्ट सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, या ऑप्शन डी भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था और पास भी हो गया था रेजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ये है क्या? ये फंडामेंटल एंड फिलॉसफी है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था। ठीक है, इसे अडॉप्ट भी कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और आज के टाइम में अगर बात करें तो जो प्रियम्बल है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही है। ठीक है, और आज के टाइम का जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946 वाज प्रिसाइडेड बाय whom एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट। 1946 को जो पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसे प्रिसाइड किसने किया था? यहाँ पे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आपको एक चीज़ बताना है कि टोटल कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी मेंबर इलेक्ट हुए थे उसमें से सिर्फ 211 मेंबर ने ही अटेंड किया था फर्स्ट मीटिंग को। ठीक है, तो क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर लिया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस मीटिंग में, उस असेंबली में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। इसी वजह से उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने, टेम्पररी प्रेसिडेंट बने, ये किस कंट्री का कंसेप्ट है? किस कंट्री से हमने ये कंसेप्ट लिया है? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है फ्रांस का। ठीक है, ये प्रैक्टिस फ्रांस में की जाती है कि इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली में, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, व्हाट वर द फीचर ऑफ द स्कीम। कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, वो कैबिनेट मिशन प्लान से किया गया, और उस प्लान के स्कीम के क्या क्या फीचर थे। पॉइंट 1 है 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपल। हर 10 लाख पे एक सीट असेंबली में दी जाएगी। क्या ये बात सही है? पॉइंट 2 कह रहा है वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कि इनडायरेक्ट वोट की बात होती है। तो क्या वोटिंग जो हुई थी वो इनडायरेक्टली हुई थी, या इलेक्शन जो हुआ था क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था? यहाँ पे ये पूछ रहा है। पॉइंट 3 कह रहा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। कह रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे रजवाड़ों से, प्रिंसली स्टेट से, वो उन्हें नॉमिनेट कौन करता था? हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, चाहे वो किंग हो। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट सही है? यहाँ पे तीनों ही पॉइंट को आपको देख के बताना है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है,
सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली बात ये, हम लोग फीचर देखते हैं लेकिन थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान से तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फॉर्मुलेट हो गई। किससे? कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी फर्स्ट नहीं सेकंड था, कैबिनेट मिशन जो सेकंड बार आया था उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है। उससे पहले और क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहले एक फेमस पर्सनैलिटी जो था एम.एन. रॉय, ठीक है। ये जो पर्सन थे एम.एन. रॉय, इन्हें पायनियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1934 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, भारत का अपना संविधान हो इसकी बात की थी। बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली डिमांड बना लिया अपना, और उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई हमें चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, अपना संविधान चाहिए खुद का। और बाद में 1938 में नेहरू ने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम ये लेके रहेंगे, ठीक है। 1938 में नेहरू जी ने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेके रहेंगे, अपना संविधान हम खुद बनाएंगे। और 1940 में अंग्रेज़ों ने ऑफ़र भी कर दिया, जिसे हम अगस्त ऑफ़र भी बोलते हैं। 1940 में अंग्रेज़ों ने ऑफ़र भी कर दिया ब्रिटिश ने कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे सकते हैं, देंगे। उन्होंने ये बोला अगस्त ऑफ़र में, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ें हुई क्यों? एम.एन. रॉय ने बोला, ऑफिशियली डिमांड स्टार्ट हुई, इतनी जल्दी मान क्यों गए वो अंग्रेज कि चलो ठीक है दे देंगे? रीज़न क्या था? बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिससे ब्रिटिश काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश ही तो थे मेन उधर वर्ल्ड वॉर में, और वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इस वजह से उन्हें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये आया था अगस्त ऑफ़र में। फिर उस अगस्त ऑफ़र को जो उन्होंने बातें कही थी, उस बातों का ड्राफ्ट प्रपोजल लेके एक क्रिप्स प्रपोजल आया था, ठीक है, 1942 में। अगस्त ऑफर में जो बातें बोली गई थी उसे एक ड्राफ्ट करके क्रिप्स प्रपोजल जो आया था 1942 में, और क्रिप्स प्रपोजल को फॉर्मलाइज करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया कि हाँ ठीक है, अगर आप इंडियंस ने हमारी मदद की तो हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके देंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस चीज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए ही कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था हिस्ट्री। अब इसकी फ्यूचर क्या कहते हैं? तो फ्यूचर ये था कि जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनी थी? 389, ठीक है, जिसमें से 296 तो ब्रिटिश इंडियंस थे, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ से इलेक्ट होने थे, और 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे, ठीक है। तो हुआ ये कि और बाद में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ही वो बात, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स थे? और ये फीचर ये था कि एक सीट फॉर 1 मिलियन ही दिया गया था, हर 10 लाख पे एक सीट, एक मेंबर इलेक्ट होके असेंबली में बैठेगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम भी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि अगर कुछ नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जैसे मैं बता दूँ, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हम अगर मुख्यमंत्री चुनना होता है, प्रधानमंत्री चुनना होता है, ठीक है, हमें MP, MLA, MLC चुनना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, हम लोग जाते हैं वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं, अपना चुन लेते हैं कि किन्हें हमें चुनना है, कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन इंडिया में भी है कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, उन्हें हम डायरेक्ट नहीं चूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें कौन चूज़ करता है? हमारे MLA MP जाके चूज़ करते हैं वहाँ पे, उन्हें वो चूज़ करते हैं। और उनका चूज़ करने का, उनके वोटिंग करने का जो मेथड होता है उसे कहते हैं बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो भी डायरेक्ट नहीं वोट करते हैं किसी एक पर्सन को। फॉर एग्जांपल उसमें होता क्या, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें मान लीजिए सेंटर पूछता है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है, तो वहाँ पे एक नहीं पूछता है, वहाँ पे 4 या 5 सेंटर आपसे चूज़ करवाए जाते हैं। आप प्रेफरेंस देते हो अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, कि मैं 1 नंबर पे चाहता हूँ कि मेरा सेंटर दिल्ली हो जाए, सेकंड में चाहता हूँ कि कहीं दिल्ली के आसपास हरियाणा हो जाए, गुड़गांव हो जाए, ताकि मुझे सहूलियत हो एग्ज़ाम देने में। और फिर थर्ड नंबर पे इससे दूर, ऐसे करके आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से ऐसे चूज़ करते हो सेंटर, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट 2 पर्सन खड़े नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर 4 पर्सन खड़ा है इलेक्शन में, 5 पर्सन इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो पर्सन जो लोग होंगे, जो MPs होंगे, जो MLA होंगे, वो 5 को वोट करते हैं,
किसी ऐसा नहीं कि हमें चाहिए कि रामनाथ कोविंद जी जीत जाए तो हम रामनाथ कोविंद को वोट करेंगे, बाकी को वोट नहीं करेंगे। जबकि होता क्या है, एक पर्सन वोटर वो पांचों को वोट करता है, अपना प्रेफरेंस देता है कि मैं पहले नंबर पे चाहता हूँ कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, सेकंड में चाहता हूँ कि वेंकैया नायडू जी राष्ट्रपति बने, थर्ड में चाहता हूँ प्रणब मुखर्जी बन जाए, फोर्थ में कुछ और चाहता हूँ, फाइव में कुछ और चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे करके सारे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जो उन्हें अच्छा लग रहा उनका नाम वो प्रेफरेंस में डालते हैं। ठीक है, फिर जब काउंट होता है ना, मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ सही से, फिर जो काउंट होता है वो वोट, ठीक है, तो वहाँ देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट किनको प्रेफरेंस मिली है, सबसे ज़्यादा पसंद कौन से नेता किए जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, और सबसे कम कौन है कि ये पसंद किए जा रहे हैं। तो जो सबसे कम पसंद किए जा रहे हैं ना, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको जितने वोट मिले थे, जितने प्रेफरेंस मिले थे, उस प्रेफरेंस को बाकी के बचे हुए में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है और सबसे लास्ट पे कौन है। फिर सबसे लास्ट वाले को एलिमिनेट करके उसके वोट को, उसके प्रेफरेंस को बाकी के बचे हुए में डिवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से करते करते दो लोग बचते हैं लास्ट में, और फिर दोनों में से एक जिनको हाई प्रेफरेंस मिला है वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है क्या इसी तरीके का हुआ था, क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ये बात भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या रहा, दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो भी प्रिंसली स्टेट होता था, जो भी वहाँ के रजवाड़े होते थे, जो भी राजा होते थे, वो अपने इंटरेस्ट, अपने फेवर के हिसाब से नॉमिनेट करते थे पर्सन को कि हमें इस पर्सन को असेंबली में भेजना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। एक खास चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि आपको ये कभी नहीं भूलना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में गांधी जी और जिन्ना, ठीक है, गांधी और जिन्ना का जनरली कोई रोल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दोनों ही मेंबर नहीं थे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यू टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी चेंजेस हुई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने के कारण। पहला, असेंबली बिकम फुल सॉवरन बॉडी, क्या असेंबली पूर्ण संप्रभुत्व जो बोलते हैं वो बन गया, सॉवरन बन गई। सेकंड, असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, क्या असेंबली जब लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती थी तो उनको चेयर कौन करते, जवाहरलाल नेहरू चेयर करते थे, क्या ये बात सही है। या पॉइंट 3, मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम द असेंबली, कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो पाकिस्तान चाहते थे वो विदड्रॉ कर चुके थे असेंबली से, क्या ये बात सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3, 1 and 3 ओनली। ऑप्शन 1 और पॉइंट 3 ये दोनों ही पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट में गलत क्या है, देखिए पहली बात ये कि जब 1947 का एक्ट पास हुआ तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सॉवरन हो गया, अब किसी तरीके का कोई बाउंडेशन थी नहीं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवर्निटी दी गई। सोवर्निटी में मिला क्या कि अगर असेंबली चाहे तो किसी भी ब्रिटिश लॉ को या तो वो रिमूव कर सकता है या अल्टर कर सकता है या खुद से कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लॉ में, या लॉ को ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर दो, या खुद का कुछ लॉ बनाना है तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से असेंबली क्या बन गई, फुल सॉवरन बॉडी बन गई। सेकंड, असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो असेंबली दो तरीके से फंक्शन कर रही थी 1947 में। इस एक्ट के बाद असेंबली दो तरीके से फंक्शन कर रही थी। पहला कि उसका काम था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी। सेकंड पॉइंट क्या था कि उसे लॉ भी तो बनाने हैं, आज़ादी मिल गई, अब देश के लिए, लोगों के लिए कानून भी बनाने हैं ना, ताकि केओस ना हो जाए, तो हमें कानून भी चाहिए। तो कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करती थी असेंबली। तो जब लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती थी ना, तो उसे चेयर करते थे जीवी मावलंकर, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखनी है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती थी, तब उसे चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा ये बात तो बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकआउट कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, पॉइंट सेकंड यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ से पूछा गया आपसे कि ये स्टेटमेंट किनका है, किन्होंने ये बात कही थी। Who made the following statement in the Constituent Assembly in the connection with the amendment procedure of the Constitution of India? कह रहा है जो जब अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात हुई तो किस पर्सन ने असेंबली में खड़े होकर ये बात कही। बात क्या है कि दैट वाइल वी वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन to be sold as a permanent as a structure we can make it, nevertheless there is no permanence in constitution. If you make anything rigid and permanent you stop the nation's growth, the growth of a living vital organic people. कह रहा है कि भले ही हम चाहे तो इसको रिजिड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट होती नहीं है। जैसे कि अगर आप क्या करो कि रिजिड बना दो, ठीक है, परमानेंट बना दो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने देश की ग्रोथ को रोक दिया है, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ लिविंग, आपने ग्रोथ को रोक दिया है, लोगों की ग्रोथ को रोक दिया है, देश की ग्रोथ को रोक दिया है। और ये बात क्यों कही गई थी? क्योंकि जब अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात चल रही थी तब। अमेंडमेंट मतलब सुधार, ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऐसा बोला जाता है ना कि लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रोथ कर रहा है। 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, ठीक है, और आज 2021 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे कि जैसे लोग बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्रोथ हुआ, ये ग्रोथ का रीज़न क्या था? अमेंडमेंट। जो चीज़ 1947 में सही थी वो 2020 में सही नहीं है, 2021 में सही नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ हमें उस टाइम पता नहीं थी, फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, वो कंसर्न नहीं था। साइबर सिक्योरिटी सब कंसर्न नहीं था उस टाइम, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में एक कंसर्न है। तो अगर ये अमेंडमेंट प्रोसीजर ना हो, अगर हम रिजिड बना देते उस टाइम, तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड होता। और आज जो देश के लिए ज़रूरी है, ठीक है, साइबर लॉ, राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज़ें, वो नहीं होती तो नेशन का ग्रोथ भी क्या होता? रुका रहता। तो स्टेटमेंट किन्होंने की थी? यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्टेटमेंट आपको याद रख लेनी है ऐसी चीज़ें। इसको इन्होंने कहा था ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात बोली थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है? लिविंग बनाना है, ना कि रिजिड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। गिवन में से कौन सी कमेटी को चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू? यहाँ से पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्टीयरिंग कमेटी, ऑप्शन बी यूनियन पावर कमेटी, ऑप्शन सी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ऑप्शन डी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी चेयर कर रहे थे, मतलब उसके चेयरमैन थे, उसके हेड थे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेटी थी जिनको जवाहरलाल नेहरू जी चेयर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यूनियन पावर कमेटी तो है, इसके अलावा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अलावा स्टेट कमेटी, ठीक है, जो स्टेट के साथ नेगोशिएशन वगैरह बात चल रही थी, उस कमेटी के भी ये हेड थे। इसके अलावा स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसको एग्जामिन करने के लिए स्पेशल कमेटी थी, उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश राज के टाइम में कांग्रेस के किस प्रेसिडेंट ने प्लानिंग कमीशन की बात की थी, उसको इनिशिएट किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ हुआ क्या था कि 1938 में, ठीक है, आप आंसर दो, लेकिन 1938 में जब कांग्रेस मिली थी ना हरिपुरा में, हरिपुरा जगह है वहाँ पे जब कांग्रेस मिली तो वहाँ पे हरिपुरा रेजोल्यूशन साइन हुआ। हरिपुरा रेजोल्यूशन साइन हुआ। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन कमेटी जो थी या प्लानिंग कमीशन जो थी कौन से रेजोल्यूशन से इनिशिएट होकर आई? तो इसका आंसर होगा हरिपुरा रेजोल्यूशन से। तो जब हरिपुरा रेजोल्यूशन बना ना, साइन जब हुआ ना, तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और बोस ने ऑर्गेनाइज़ किया हरिपुरा रेजोल्यूशन के बाद, क्या ऑर्गेनाइज़ किया? नेशनल प्लानिंग कमेटी को ऑर्गेनाइज़ किया। इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया था कि एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान ड्रॉ करो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके इंडिया का,
किसके थ्रू? इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सके, इसकी बात की थी। किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा रेजोल्यूशन भी याद रखना आपको, इसी टर्म से मिलता है, कनेक्ट होता है इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गया, कोई इस क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसे मैंने बताया कि यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इस सब के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार पटेल, ठीक है। अच्छा, ये जो कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी है, ये काफ़ी अम्ब्रेला कमेटी है, काफ़ी बड़ी कमेटी है, इसके अंदर काफ़ी सब कमेटीज़ थी, ठीक है, जिसके अलग अलग चेयरमैन थे। तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, काफ़ी आसान और काफ़ी यूनिक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ऐसे सिंगल एग्जाम में। कह रहा कि जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे किसे प्रिपेयर किया था, किसने प्रिपेयर किया था? ऑप्शन ए सर BN राव, ऑप्शन बी सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डॉक्टर डी जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए BN राव, जो कि एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो लीगल एडवाइज़र थे कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके लीगल एडवाइज़र थे ये, और इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप याद रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1950 से लेके 52 तक ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच करना यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी और दूसरी तरफ है चेयरमैन, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट यही था कि चेयरमैन कौन है, किस कमेटी की, कमेटी कौन सी है, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे हैं इस तरह के। ऑप्शन ए है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी मैंने बताया अभी आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अगर ए का 2 है तो ए का 2 को देखो तो ऑप्शन 2 और 4 तो कट जाते हैं वैसे ही, मतलब 1 और 3 में से कोई एक होगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट सब कमेटी की बात होती है, मैंने पीछे बताया था फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी की जो कमेटी थी उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सब कमेटी की बात हो रही है। इसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये मैंने पीछे बताया, इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सी का 4, तो सी का 4 अगर आए तो सी का 4 देखिए, अच्छा हमें देखना किस में था, 3 और 4 में से देखना था। 3 और 4 में देखिए, 4 में यहाँ पे है और 1 में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर यहाँ से मिल गया हमें 1। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे? यहाँ से पता लग रहा है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी थे JV मावलंकर जी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द माइंड एंड आइडियल ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर रिफ्लेक्टेड इन द, जो फ्रेमर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उनके दिमाग, उनके जो आइडिया थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, ये गिवन में से किस चीज़ में झलकती है? या आप यूँ कह सकते हो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आइडिया है, उसका जो फिलॉसफी है, वो गिवन में से किस चीज़ में झलकती है? ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या सी प्रेम्बल, या डी फंडामेंटल राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम्बल, ठीक है। ऑप्शन सी प्रेम्बल ही हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कभी कॉन्स्टिट्यूशन और आप एक बार प्रेम्बल पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम्बल। तो ये था आज का हमारा सेशन, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से। ऐसी चैप्टर वाइज अभी ये सीरीज चलती रहेगी और ये सारी सीरीज़ आपके EPFO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मिलता कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलती है कि ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि जब रोज़ सब्सक्राइबर अभी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बढ़ रहे हैं, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इससे और मन करता है कि वीडियोस लेके आऊँ मैं आपके सामने। तो और भी अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, सजेशन को कंसिडर करता हूँ। और आप इस क्लास की, इस लेक्चर की PDF ले सकते हो
री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।